नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। NCERT कक्षा 6वीं अध्याय 5 राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इस अध्याय में हम उत्तर वैदिक काल, जनपद और महाजनपद काल के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के साथ साथ ये उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो UPSC और स्टेट PSC जैसे सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप UPSC के स्टूडेंट हैं तो इसके बजाय कि आप सीधे पहले M लक्ष्मीकांत पढ़ें, बिपिन चंद्रा पढ़ें या फिर किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक मोटी किताब पढ़ने से बेहतर है कि आप पहले 6वीं से लेकर 12वीं तक NCERT पढ़कर अपना बैकग्राउंड बेसिक मजबूत करें। क्योंकि जब आप सीधे एक मोटी किताब पढ़ेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं, उसमें अच्छी जानकारी होगी, लेकिन उस बुक में आपको उस विषय से संबंधित केवल फैक्ट और वो जानकारी मिलेंगी जिन्हें याद करना ज़रूरी होगा। जब आप इतनी सारी जानकारियों को याद करेंगे तो आप बार बार भूल जाएंगे और आपके मन में एक भ्रम सा पनप जाएगा कि आप इस एग्ज़ाम्स के लिए बने ही नहीं हैं। आप अपने आप को डीमोटिवेट करने लगेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप जितने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने बड़े एग्ज़ाम्स को देना चाहते हैं, उतने बड़े लेवल पर उस एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। अगर आप स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अगर 1.5 साल तक का या फिर इससे ज़्यादा समय है तो आप भी 6वीं से 12वीं तक NCERT पढ़िए या फिर कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक NCERT पढ़िए। NCERT जो एक प्रकार से राष्ट्रीय संस्था मानी जाती है और है, इसके द्वारा प्रूफ जानकारियाँ होती हैं और बड़े आसान शब्दों में इन्हें समझाया जाता है। जैसे कि 6वीं के बच्चों को मालूम होगा कि उन्हें पढ़ने में ज़्यादा समस्या नहीं होती होगी, जबकि अगर आप इसी विषय को किसी दूसरे राइटर से पढ़ें तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमसे ऐसी अपेक्षा न रखें कि हम महाजनपद, जनपद और उत्तर वैदिक काल से संबंधित छोटी छोटी जानकारियों को भी आपके साथ साझा करें। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो को कक्षा 6वीं के स्तर के अनुसार बनाया जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो को कक्षा 6वीं के विद्यार्थी भी देख रहे होंगे। अगर वे देख रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उन्हें वो जानकारी मिले जो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी यह ज़रूरी है कि आप छोटे स्तर से बड़े स्तर की ओर उठें। इसीलिए आइए शुरुआत करते हैं राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य की। उत्तर वैदिक काल से पहले एक समय आता है ऋग्वैदिक काल, जब आर्य लोग भारत पर रहे और एक प्रकार से उनकी सभ्यता रही या उनकी जाति रही। उस समय को वैदिक काल कहा गया। वैदिक काल वेदों के ग्रंथों के कारण और आर्यों के रहने के कारण यह समय का नाम भी इस तरह से पड़ा। दोस्तों, जो वेद थे इनका अर्थ होता था ज्ञान। ज्ञान की किताब जिसे वेद कहा गया। पहला वेद जो था वह ऋग्वेद था, जिसमें मंत्र और इससे संबंधित और ईश्वर से संबंधित प्रार्थनाएं थी, जिनमें मुख्य 3 देवता थे। सोम, जो इंद्र का प्रिय पसंदीदा पीने वाला पदार्थ था, ठीक है, इसे भी देवता माना गया है। दूसरा है अग्नि, माफ़ कीजिएगा वरुण, और तीसरा है इंद्र। इंद्र को युद्धों का देवता कहा गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के बाद 3 और वेदों की रचना हुई, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन 3 वेदों की रचना जिस समय हुई उस समय को उत्तर वैदिक काल कहा गया, यानी कि ऋग्वेद की रचना के बाद का काल उत्तर वैदिक काल कहलाता है। और इसी उत्तर वैदिक काल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इस उत्तर वैदिक काल 3000 साल पहले रहा। और यहाँ शासक कैसे बनते थे? तो यहाँ शासक बहुत अजीब तरह से बनते थे। लगभग 3000 साल पहले शासकों का चुनाव भिन्न तरीके से होता था। बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर शासक बनते थे। इन यज्ञों में अश्वमेध जैसे यज्ञ शामिल थे,
राजा व उसके परिजन सभी अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते थे। दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ अपने आप में एक बड़ा और प्रतिष्ठित यज्ञ माना जाता था। इसे कोई भी साधारण राजा नहीं कर सकता था, क्योंकि इस यज्ञ में होता यह था कि यज्ञ के आखिर में एक घोड़े को, एक अश्व को छोड़ा जाता था। वह घोड़ा जिस भी राजा की सीमा में प्रवेश करता था, अगर वह राजा उस घोड़े को अपने राज्य से गुजर जाने देता था, तो इसका अर्थ यह होता था कि उस राजा ने यज्ञ करने वाले राजा की अधीनता स्वीकार कर ली है और अब वो उसे अपने आप से बड़ा राजा मानेगा। और अगर कोई राजा उस घोड़े को अपने पास पकड़कर रख लेता था, तो इसका ये मतलब होता था कि उस राजा ने यज्ञ करने वाले राजा से दुश्मनी मोल ले ली है और अब उसे यज्ञ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊं तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अश्वमेध यज्ञ किया और उन्होंने एक घोड़े को छोड़ा। अब वो घोड़ा पहले आया उत्तर प्रदेश के योगी जी ने वहाँ पर से घोड़े को चले जाने दिया। योगी जी बोले, भैया आप हमारे महाराज हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। अब वो वहाँ से घोड़ा गया सीधे बिहार। अब बिहार वाले नीतीश कुमार जी बोले, हम घोड़े को पकड़ लेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी से पंगा ले लिया, क्योंकि उन्होंने उनका घोड़ा रोक लिया। अब नरेंद्र मोदी जी आएंगे और बिहार को जीत लेंगे या हार जाएंगे। अगर वे जीत गए तो उनका राज्य बिहार तक फैल जाएगा, या फिर बिहार के राजा और बड़े क्षेत्र में फैल जाएंगे। इसका सीधा सीधा ये अर्थ होता था कि अश्वमेध यज्ञ के जरिए राजाओं का युद्ध की ओर ज़्यादा ध्यान बढ़ा और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ किए तो ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध हुए और बड़े साम्राज्यों का निर्माण हुआ। अब आगे देखते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, इस दौरान उत्तर भारत खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक काल कहा गया। इनमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद प्रमुख है। इस काल को पुरोहित की सर्वोच्चता तथा रूढ़िवादी विचारों का प्रारंभ काल माना जाता है। मात्र प्रधान ऋग्वैदिक काल अब पितृ प्रधान हो चुका था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप जानकर बहुत हैरान होंगे कि ऋग्वेद काल में ऐसी व्यवस्था थी जैसे वर्तमान समाज में नहीं है। ऋग्वेद काल में महिला प्रधान समाज था, यानी महिलाएं सर्वोच्च होती थी और पिता महिलाओं का कहना मानते थे। जबकि उत्तर वैदिक काल में पंडितों का ज़्यादा बोलबाला होने लगा और महिलाओं को धीरे धीरे दबाया जाने लगा और इस दौरान एक प्रकार की वर्ण व्यवस्था पनपी। मैं आपको बता दूं कि ये वर्ण व्यवस्था सिंधु घाटी से चली आ रही थी और ऋग्वेद काल में भी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि इस वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बदल दिया गया। अब हम इस वर्ण व्यवस्था को देखते हैं। इस वर्ण व्यवस्था में सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणों का कार्य वेदों का अध्ययन व अध्यापन था। यज्ञ व अन्य धार्मिक कार्यों के लिए उन्हें उपहार दिया जाता था। शूद्रों और महिलाओं को वेदों का अध्ययन की अनुमति नहीं थी। दोस्तों, अगर महिला ब्राह्मण भी है तो उसे भी शूद्र यानी कि सबसे गिरी कैटेगरी का माना जाता था। पता नहीं लोग कैसे डिसाइड कर लेते थे कि कौन जन्मजात भिखारी बनेगा और कौन राजा। क्षत्रिय की बात करें, यह शासकों का वर्ग था जिनका कार्य युद्ध लड़ना और लोगों की रक्षा करना था। विश्व जो पहले से चला आ रहा था ये बाद में वैश्य बना और इनके कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे और क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। शूद्र यह अंतिम वर्ण था, इनका कार्य अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। प्रायः औरतों को भी शूद्र समझा जाता था, जैसे कि मैं आपको बता दिया हूँ। अब मैं स्पष्ट बताना चाहूँगा कि जो वर्ण व्यवस्था थी ये जब शुरू हुई तो इसका वर्गीकरण केवल और केवल कार्यों के आधार पर हुआ, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो सभी प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं में अंधविश्वास पनपने लगा और इनमें रूढ़िवाद यानी कि लोग अपनी अपनी मर्जी थोपने लगे और इन
वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मणों ने इस तरह बना दिया था कि अब ये जन्मजात हो गई थी। यानी कि अगर कोई शूद्र है तो उसका बेटा भी शूद्र कहलाएगा और उसका बेटा भी शूद्र कहलाएगा, और अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका बेटा भी ब्राह्मण ही कहलाएगा, चाहे वह ब्राह्मणगिरी करे या नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यह काल पुरोहितों के वर्चस्व का काल रहा, जबकि इसी समय पूर्वोत्तर भारतीय क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत कम सीमित था। आप जानते हैं हमारा देश कितना बड़ा था, जो कि में यह वैदिक सभ्यता रही है केवल उत्तर भारत में रही, मतलब उत्तर पश्चिम भारत में रही, जबकि पूर्वोत्तर और दक्षिण भारतीय राज्यों में अलग अलग प्रकार की सभ्यताएं या फिर अलग अलग प्रकार के राजा करते थे। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत की या उत्तर भारत के जो शासन या शासनकर्ता रहे हैं, वास्तविक तौर पर उन्होंने ही ज़्यादातर प्रभाव पूरे भारत पर डाला है। और आज भी हम देखते हैं कि उत्तर भारत से ही भारत की राजनीति का ज़्यादातर संचालन होता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि भारत पूरा है, संपूर्ण है। हमारा कश्मीर भी है और हमारा केरला भी है। सभी सभ्यताएं हमारी है, सभी संस्कृति हमारी है और हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो पुरोहित थे वे अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगे थे। उनकी अनुमति के बिना राजा राज्याभिषेक नहीं करवा सकता था, उनकी अनुमति के बिना कुछ कार्य नहीं हो सकता था। एक प्रकार से वे अदृश्य से राजा थे, मतलब वे वास्तविक तौर पर तो राजा नहीं थे, लेकिन राजा पर पूरी तरह उनका नियंत्रण था। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहाँ पर पुरोहितों का वर्चस्व नहीं था और राजा समझदार थे। इस समय में जनपद का निर्माण हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि अश्वमेध होते थे, तो राजा युद्ध लड़कर बड़े साम्राज्यों का निर्माण किया उन्होंने, और उस बड़े साम्राज्य को जनपद कहा गया। महायज्ञों को कराने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन की बसने की जगह से होता है, जन की बसने की जगह से होता है, मतलब अब वे अस्थिर न होकर एक जगह उन्होंने एक बड़ा सा साम्राज्य बना लिया था और वहाँ रहने लगे थे। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा प्रमुख जनपदकालीन बस्तियां रही हैं। अब इस समय देखते हैं कृषि और पशुपालन किस तरह से था। जनपदकालीन लोग चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, तिल और सरसों जैसी फसल उगाने लगे थे। ये ऋग्वैदिक काल और इससे पहले आई और सभ्यताओं से ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे और ज़्यादा अच्छे कार्य करने लगे थे, किंतु ज़्यादा विकास के साथ साथ इनमें कमियां भी ज़्यादा आने लगी थी। लोग झोपड़ियों में रहते थे तथा मवेशियों व अन्य जानवरों को पालते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ धूसर, कुछ लाल रंग के होते थे, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता था। चित्रित धूसर पात्र किसे कहेंगे? तो ये मिट्टी के बर्तन होते थे जिनमें खासकर ये लाल रंग के होते थे और इनका उपयोग घरेलू कार्यों में होता रहा होगा। ये सिंपल सी और स्वाभाविक बात है। दोस्तों, हो सकता है कि आपको वीडियो समझ में ना आए, इसलिए कोशिश करें कि एक बार इस अध्याय को पढ़ लें और फिर वीडियो देखें, या फिर वीडियो को 2 बार देखें तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इतिहास बहुत सिंपल सी चीज़ है और इसे बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। इतिहास 4 चीज़ों पर निर्भर होता है। पहला समय, दूसरा स्थान, तीसरा व्यक्ति और चौथा घटना। एग्जाम्पल के लिए कोई वर्तमान समय में घटना घटित हुई और आपको इससे संबंधित कुछ चीज़ें जानना है, तो इसके बजाय कि आप 4-5 पेज रट्टा मारे, उससे अच्छा है कि सिंपल 4 चीज़ों को याद कर लें। पहला, वो घटना किस समय घटित हुई। दूसरा, वह घटना किस स्थान पर घटित हुई। तीसरा, उस घटना से संबंधित व्यक्ति। और चौथा, उस घटना की वजह क्या थी।
अगर आप इन 4 प्रश्नों का पता लगा लेते हैं और इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से एक पत्रकार की तरह उस विषय पर पूरे 2-3 पेज के नोट्स मन से बना लेंगे। इतिहास में ऐसा ही किया जाता है, क्योंकि अगर आप इतिहास में रट्टू तोता बने ना दोस्तों तो आपका घंटाधार हो जाएगा। केवल फैक्ट याद करें जो बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, महाजनपद देखें। जो जनपद अश्वमेध यज्ञ करके या फिर युद्ध लड़ के बहुत आगे बढ़ गए, वे आगे चलकर महाजनपद कहलाए। चूँकि महाजनपद जो थे इनकी संख्या कुछ 16 थी, जिनके बारे में हम आगे के अध्यायों में देखेंगे। लेकिन हम इस अध्याय में शुरुआती बड़े महाजनपदों के बारे में देखते हैं। महाजनपद में अब कुछ बदलाव हो चुके थे। इनकी राजधानियाँ अब बहुत सुरक्षित हो चुकी थी। इनकी किलेबंदी हो चुकी थी। किले जो मुख्य रूप से पत्थर या फिर एक प्रकार से बड़ी सी बाउंड्री बना दी जाती थी और एक ऊंचे से टीले में राजधानी को बसाया जाता था, ताकि राजा के ऊपर आक्रमण हो तो जल्दी से राजा की जान को खतरा न हो और जल्दी से दुश्मनों को हराया जा सके। ठीक है, महाजनपद कालीन महत्वपूर्ण जनपद की बात करें तो मगध, कौशाम्बी, उज्जैन, तक्षशिला। मगध एक लंबे समय तक भारत का एक बड़ा राजनीतिक स्थल रहा। यहाँ पर पहला जो वंश रहा वह हर्यक वंश था, जिसका संस्थापक बिंबिसार था। दोस्तों, बिंबिसार का एक लड़का था अजातशत्रु, उसने अपने पापा की हत्या कर दी थी। मतलब वह अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठा था, इसलिए उससे इतिहास का पहला पितृहंता शासक भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस समय के शासकों के पास स्थायी सेना थी, जिन्हें वे नियमित वेतन देते थे। जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा होता था कि एक राजा बनता था जो वंशानुगत नहीं था, उसे कभी भी उतारा जा सकता था और कभी भी किसी और को बनाया जा सकता था, और उसकी खुद की सेना भी नहीं होती थी और ज़्यादा युद्ध भी नहीं होते थे। लोग बड़ी शांति से रहते थे। लेकिन जनपद और महाजनपद काल में लोग अपने साम्राज्य के विस्तार में बड़े लालची हो गए थे। उन्हें कुछ भी करके बस अपना एक बड़ा राज्य कायम करना था, इसलिए वे अपनी सेना रखते थे और अब हथियार भी अच्छे तरह से बनाने लगे थे। साथ ही साथ जब वे इतना विकास कर रहे थे तो उन्हें ज़रूरत थी पैसों की। दोस्तों, जब आप खर्चा करते हैं तो आपको पैसों की ज़रूरत होती है ना, इसलिए इनको भी अब कर की ज़रूरत होती थी। पहले ये ऐसे कर लेते थे, मतलब सिंपल सा किसी ने गिफ्ट ला कर दे दिया, उसमें काम चल जाता था। लेकिन अब इन्हें ज़्यादा धन लगने लगा था, इसलिए इन्होंने एक नियमित रूप से कर प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब कृषि उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में किसानों के लिए निर्धारित कर दिया गया था और इस कर को भाग कहते थे। कृषि कर को क्या कहते थे? भाग। कारीगरों के ऊपर भी एक विशेष कर था। अगर कोई कारीगर है, चाहे वो लोहार हो, बुनकर हो, सुनार हो, तो उसे महीने में 1 दिन राजा के यहाँ काम करना पड़ता था, वही उसका कर होता था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जो पशुपालक होते थे उन्हें जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने या बेचने पर कर देना पड़ता था, जो आज भी हम देते हैं। आकेटक का मतलब होता है शिकारी। तथा संग्राहक मतलब जो वन से लकड़ी जोड़ते हैं, शहद जोड़ते हैं, जड़ी बूटी जोड़ते हैं, उन्हें कहते हैं संग्राहक। इन्हें जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को कर के रूप में देनी होती थी। इस समय कृषि में 2 बड़े परिवर्तन आए, जिन्होंने वर्तमान युग में भी बदलाव ला दिया। दोस्तों, आज तक इन बदलावों के चक्कर में हमारी कृषि बहुत आगे है। पहला बदलाव जो हुआ कि जो कल्टीवेटर आपने देखा होगा, अगर आप किसान हैं तो, नहीं है तो आसपास कहीं भी आप कल्टीवेटर देख सकते हैं या गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। कल्टीवेटर जो खेतों को बखरते हैं। ठीक है, अब जो बखरने के लिए इनके खुर होते थे या फाल होते थे, जैसे ये खेत रहा तो हम इस तरह से बखरते हैं। पहले ये जो होता था ये लकड़ी के होते थे, बखरने वाले, मच्छर चाप रहे हैं, सॉरी, बखरने वाले लकड़ी के होते थे, जिसके कारण अगर ज़मीन मजबूत होती थी तो वे टूट जाते थे और मजबूत ज़मीन में कृषि नहीं हो पाती थी। अब ये लोहे के बनने लगे थे, जिसके कारण मजबूत से मजबूत ज़मीन में भी आसानी से कृषि की जा सकती थी। इससे कृषि के
क्षेत्र में, क्षेत्रफल में और उत्पादन में एक बड़ी वृद्धि हुई। दूसरा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बदलाव ये हुआ कि धान जो अब तक गेहूं की तरह बस फेंक दिया जाता था, और चावल ऐसी चीज़ है जो फेंकने से बहुत कम उगती है और ये पानी में पच जाया करती थी। जब लोगों को ये मालूम पड़ा तो उन्होंने रोपा लगाना शुरू किया। पहले वे नर्सरी में चावल का रोपा उगाते थे और फिर रोपे को एक एक करके खेत में टीप देते थे। इससे अच्छा आप धान की बुआई कैसे करते हैं एक बार किसी भी तरह का वीडियो देख ले तो आप इसे और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, धान की बुआई बेसिकली पहले खेत को बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है, मिट्टी को बार बार बखरा जाता है, फिर पूरे खेत में पानी भरा जाता है। उसके बाद फिर उसमें अलग प्रकार के गोल गोल टाइप के मशीनें चलाई जाती हैं ताकि मिट्टी पानी में अच्छे से मिल जाए। उसके बाद में जो रोपा होता है उसे खेत में उसके 4-4 5-5 पेड़ को लेकर ऐसे टोप दिया जाता है पूरे खेत भर में नौकरों की मदद से। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे क्या हुआ, चावल की पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और अब चावल की पैदावार बढ़ने से ये हुआ कि व्यापार बढ़ा और इससे राज्यों की आय और इनका कोष बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बज्जी बज्जी इस समय का प्रमुख गणराज्य था। गण का मतलब होता है लोग, राज्य का मतलब होता है स्थान, मतलब लोगों का स्थान राज्य कहलाता है गणराज्य। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था तथा संघ शब्द का प्रयोग संगठन या सभा के लिए किया जाता था। बज्जी एकमात्र महाजनपद था दोस्तों जहाँ पर लोकतंत्र चलता था, मतलब लोग चुनते थे कि उनका राजा कौन होगा। मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया क्योंकि फ्लैश लाइट ऑन है, इसी बात पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। उपयोगी शब्द की बात करें तो राजा, अश्वमेध यज्ञ, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गण अथवा संघ, प्रजातंत्र, ये शब्द इतिहास के हैं और इन शब्दों के बारे में हम इस अध्याय में चर्चा कर चुके हैं। महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो नए शासकों का, या फिर हम यूँ कहें कि जनपद काल या जनपद काल कब से शुरू होता है तो 3000 साल पहले से। महाजनपद काल भी 3000 साल पहले से, क्योंकि महाजनपद काल में ही नए बड़े राज्य बने थे, मगध, वैशाली, कौशाम्बी जैसे, और इन्हीं से ही नए शासकों का उदय हुआ। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 2300 साल पहले हुआ था और दीर्घ निकाय नामक ग्रंथ का लेखन भी 2300 साल पहले हुआ था। गण या लोकतंत्र वाले राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन किया। दोस्तों, इतिहास हो चाहे कोई भी विषय हो, बस आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे अभी भी अच्छे से याद है, मैंने 9th क्लास में अंग्रेजी में एक लाइन पढ़ी थी, चीटिंग इज़ वर्स देन फेल्योर। नकल करने से अच्छा है कि आप असफल हो जाएं, क्योंकि जब आप सफल भी हो जाएंगे तब दुनिया भले ही आपको अच्छा मान ले, लेकिन आपको पता होगा कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचे। आप सोचेंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, लेकिन यकीन मानो जब आपका बुढ़ापा आएगा तब आपको एहसास हो जाएगा कि आपने जीवन में कौन कौन सी बड़ी गलतियाँ की हैं। और दोस्तों, पूरी ज़िंदगी भर का दुख केवल 5 मिनट में निकल जाता है जब ये एहसास होता है कि आपने क्या क्या गलती की है। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, गलत तरीके अपनाकर सफल होने से बेहतर है सही तरीके अपनाकर हार जाना। उस हार से क्योंकि आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।